बैक आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। और चलिए अब आपकी फ़ाइनेंशियल प्लानिंग की हम शुरुआत करते हैं। और आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ ख़ास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ पंकज मटपाल हैं और विश्वजीत पराशर हैं जो आज आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे। और एक एक करके दर्शकों का भी जुड़ना हम शुरू करते हैं। चलिए हमारे साथ शायद कोई फाइनेंशियल प्लानर हमारे साथ कोई दर्शक अभी फ़िलहाल जुड़े हैं क्या फ़ोन लाइन पर? ओके, सत्या प्रकाश का सवाल लेंगे। पंकज जी, आपके पास इनका सवाल होगा। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कुछ 4-5 फंड्स रखे हुए हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज़ 2.75 लाख, 15 इयर्स, टारगेट 2 CR। रिटायरमेंट का इनका गोल है। सत्या प्रकाश ने दिल्ली से अपना सवाल हमें भेजा है। कविता जी नमस्कार, विश्वजीत जी नमस्कार। देखिए, सत्य प्रकाश जी का सवाल बड़ा सिंपल है और जो फंड्स उन्होंने लिए हैं, वो भी अच्छे हैं, अच्छा मिक्स है पोर्टफोलियो में, लेकिन पोर्टफोलियो अग्रेसिव है। आप ये यदि बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की, रिटायरमेंट की, तो बिल्कुल साथ में रह सकते हैं इन फंड्स के साथ में। लेकिन अदरवाइज़ देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पर स्मॉल कैप, मिड कैप में जो कंट्रीब्यूशन है, जो मतलब एलोकेशन है, वो ज़्यादा है कंपेयर टू फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप। तो स्कीम तो हर तरह की है, लेकिन एलोकेशन ज़्यादा जो है वो स्मॉल कैप, मिड कैप में है। दूसरी बात है, जहाँ तक टारगेट का सवाल है, 2,75,000 रुपीज़ इकट्ठा हुआ है अभी तक और 30,000 रुपए महीने की एसआईपी हो रही है। 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ पर यदि कैलकुलेट करते हैं, तो 15 साल में 1,58,00,000 रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। और ये बात कर रहे हैं 2 करोड़ की, तो 5% से स्टेप अप करना होगा यदि 2 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है। लेकिन मैं कहूँगा कि ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि अगेन अगर 6% का इन्फ्लेशन यानी यानी महँगाई दर मानकर चलें, तो 15 साल के बाद 2 करोड़ की वैल्यू रह जाएगी सिर्फ 80 लाख के आस-पास। तो इसके लिए 5% बढ़ाने से हर साल आप 2 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेंगे, पर काम उससे भी नहीं चलेगा। इसलिए मेरी सलाह है कि जितनी ज़्यादा हो सके, कम से कम 10% से तो हर साल एक एम बनाकर चलें कि उतना स्टेप अप करना है। और जब-जब पैसे ज़्यादा हो, तो ज़्यादा करते रहें। पोर्टफोलियो में और बदलाव की ज़रूरत नहीं है। यदि आप अग्रेसिव पोर्टफोलियो के साथ रहना चाहते हैं और रिस्क को समझते हैं, तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा पोर्टफोलियो है। बस एसआईपी के अमाउंट को बढ़ाना यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। फ़ोन लाइन पर मेरे साथ है नहीं, यूट्यूब पर सवाल दिया था। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। पंकज कुमार जी। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं नई दिल्ली से बोल रहा हूँ। ओके, आपने जो हमें डिटेल्स दी हैं, आपको 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं। हाँ जी। 30,000 की आप SIP कर रहे हैं ऑलरेडी कि करना चाहते हैं? ऑलरेडी कर रहा हूँ, ऑलरेडी कर रहा हूँ। मुझे आप फंड्स के नाम बताएंगे? हाँ जी, जो एसआईपी है उसमें है मेरा निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है। एक पराग परीख फ्लेक्सी कैप है और एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है और एक कोटक मल्टी कैप है। सब में लगभग 5-6,000 की एसआईपी जा रही है अभी, अराउंड 4-5,000 की। टोटल 30,000 की एसआईपी है। और इसके अलावा मेरे पास एक्सिस मिड कैप में अराउंड 3 लाख का आसपास अभी है, लेकिन उसमें एसआईपी नहीं है। ओके, ठीक है। तो आपको अभी 20 लाख रुपीस और डालने हैं और जो 20 लाख का आपका एजुकेशन का लक्ष्य है और बेटी की पढ़ाई और शादी। हाँ जी, हाँ जी। 20 लाख रुपए आपको कितने सालों के बाद चाहिए होंगे? लगभग 3 से 4 साल। 20 lakhs in 3 to 4 years? हाँ जी, हाँ जी। Okay, and 50 lakhs in 15 years? यस। और 8 से 10 साल में आपको चाहिए 2 CR? हाँ जी, हाँ जी। ओके, 2 CR टोटल कंबाइंड वैल्यू है? हेलो जी, आप SIP बढ़ा सकते हैं। ओके, ग्रेट। हाँ जी, एसआईपी में बढ़ा सकता हूँ। आई कैन मतलब रीच अप टू 40,000 एज ऑफ नाउ। तो ओके, तो जो आपका 20 लाख का हाँ जी, बताइए। पूछिए।
हाँ, बेसिकली मेरे 2 क्वेश्चन है। एक तो ये कि मेरा जो पोर्टफोलियो अभी जिसमें मेरी एसआईपी जा रही है, ये सारे फंड ठीक हैं या मेरे को रीबैलेंस करना है या कुछ ऑप्ट आउट करना है या कुछ दूसरे फंड में जाना चाहिए? और दूसरा जो मेरे पास अभी लमसम 20 लाख अमाउंट है, उसको मेरे को कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए और किस प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना है? सी 3 to 4 इयर्स का टाइम होराइजन है, तो इसमें तो हम बहुत रिस्क नहीं ले पाएंगे इस लमसम में। क्या आपकी 3 to 4 इयर्स की टाइम होराइजन जो है वो बदल सकती है या बढ़ सकती है? नहीं, वो तो उतना ही रहेगा। वो उतना ही रहेगा, ठीक हाँ। है। और 50 लाख भी शादी के लिए आपने 15 साल के बाद तय कर रखे हैं। ये हाँ, गोल आपका लगभग बढ़ेगा नहीं, बिकॉज 15 साल के बाद 50 lakhs की वैल्यू विल नॉट बी 50 lakhs। एग्जैक्टली। वो कम हो जाएगी, हाँ जी, हाँ जी। है ना। और आपके 8 से हाँ जी। 10 साल में आपको चाहिए 2 CR भी। नहीं, 10 से 12 साल मान के चलिए। 10 से 12 साल, हाँ जी। ठीक है, ओके। सो अभी मेरा जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड का जो बैलेंस है वो अराउंड 11 लाख है ऑलरेडी। जो मेरा पोर्टफोलियो Got है it. वो 11 लाख का। गॉट इट। चलिए ठीक है, इसको स्ट्रैटेजाइज करते हैं। विश्वजीत जी, हाँ जी। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट, विश्वजीत जी आपके पास है ना ये सवाल? यस, आप ही के पास है। सर पहले पढ़ाई का लक्ष्य करते हैं। मेरे ख्याल से वो एक ऐसा गोल है जो आप बिल्कुल पोस्टपोन नहीं कर सकते। 3 to 4 इयर्स में ही नीड्स 20 lakhs। इनको 20 लाख इन्वेस्ट भी करने हैं और 20 लाख रुपए 3 से 4 साल में चाहिए भी। तो एजुकेशन के गोल के लिए आप ये लमसम इन्वेस्टमेंट को अलग से कहीं पार्किंग करने की सलाह देंगे? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से पंकज जी, जो आपकी एसआईपीज हैं उसको तो आप कंटिन्यू करें, क्योंकि आपके कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स भी हैं, जैसे बेटे की शादी है और आपका अपना रिटायरमेंट भी है। तो जितना लंबा समय देंगे एसआईपी को, उतना पावर ऑफ कंपाउंडिंग का लाभ मिलेगा, तो एक अच्छा कॉर्पस जनरेट करने में मदद रहेगी। अब जो 3 साल का गोल है, जो कि मेरे हिसाब से हायर एजुकेशन का है, क्योंकि 15 वर्ष की उम्र है, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे फंड्स में निवेश करना पड़ेगा जो थोड़े हाइब्रिड नेचर के हो, जहाँ प्योर इक्विटी ना हो थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट मिनट पे मार्केट में वॉलेटिलिटी आ जाए और आपका गोल थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए। तो मेरे हिसाब से आपको जो 20 लाख निवेश करने हैं वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चलते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और एचडीएफसी का बैलेंस एडवांटेज फंड। तो ये 2 फंड्स में आप मेजर कॉर्पस इन्वेस्ट कीजिए। और आपके पास 2 लार्ज कैप फंड, एक लार्ज कैप फंड भी है, निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। तो 5-5 लाख इन चारों फंड्स में आप निवेश कर दीजिए। तो यहाँ से थोड़ा सा आपको जो गोल जो 3 साल वाला है वो थोड़ा सा रिस्क उसमें थोड़ा कम हो जाता है। अब बची 2 गोल्स जो बाकी के हैं, जिसमें आपकी डॉटर की मैरिज है। तो अगर मैं एज्यूम करूं वो 15 वर्ष की हैं, तो करीब करीब 25 वर्ष में उनका विवाह होता है। तो हमारे पास 10 साल का पीरियड है। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो 20 लाख रुपए आपने निवेश किए वो करीब करीब 3 साल में 28 लाख हो जाएंगे। तो ये 8 लाख जो बच जाते हैं, इस 8 लाख को हम अगर निवेशित रखते हैं अगले 7 वर्ष में, तो ये भी एक अच्छी खासी अमाउंट हो जाएगी, जिससे कि आप 17-18 लाख रुपए यहाँ बन जाएंगे। और जो बाकी का गोल है उसके लिए आपको 14,000 की एसआईपी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एसआईपी चाहिए, तभी आप इस गोल को अचीव कर पाएंगे। और जो रिटायरमेंट का गोल है पंकज जी, वो आपने जो 8-10 साल का रखा है, मुझे ऐसा लगता है वो थोड़ा सा एम्बिशियस है। क्योंकि अगर ये 2 गोल मीट करने हैं तो ये बाकी जो कॉर्पस है वो आपका कम पड़ सकता है। तो अगर आप रिटायरमेंट को थोड़ा सा अगर डिले कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपकी एज देखी वो 43 ईयर्स है, तो आप 53 में रिटायर होना चाहते हैं, लेकिन अगर 4-5 साल के लिए अगर आप बढ़ा दें, तो यही एसआईपी जो है, अगर आप 5 से 10% का आप स्टेप अप करें, तो आप अपने 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। लेकिन 10 वर्ष में ये लक्ष्य अचीव करना थोड़ा सा एम्बिशियस है। तो वहीं अगर हम थोड़ा टाइम होराइजन इंक्रीज करते हैं, तो आपका रिटायरमेंट का गोल भी अवश्य अचीव हो जाएगा। और जैसा कविता जी ने बिल्कुल ठीक कहा, इन्फ्लेशन को जरूर कंसिडर कीजिए। अगर हमने नहीं किया है तो उसको भी ऐड ऑन करिए, तभी वो गोल आपका बहुत रियलिस्टिक हो जाएगा। जहां तक आपका पोर्टफोलियो का सवाल है, काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है, उसमें निवेशित रहें। काफी अच्छे फंड्स आपने ले रखे हैं। ये 2 फंड्स जो है हाइब्रिड फंड, ये केवल शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए। बाकी जो आपका प्योर इक्विटी पोर्टफोलियो वो काफी अच्छा है, उसमें बने रहें। ओके, पंकज कुमार जी, कोई सवाल आपको पूछना है विश्वजीत जी से? हाँ जी, हाँ जी। एक चीज़ और मैं बताना भूल गया। आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट, तो ऑलरेडी मेरा जो जीपीएफ बैलेंस है वो भी अराउंड 20 लाख है। तो
मतलब और पीपीएफ में भी अराउंड 8 से 10 लाख रुपए होंगे। तो अगर मेरे को डेट में जाना ज़्यादा ज़रूरी है, या मैं अग्रेसिवली अभी मतलब जो मेरा वो है पोर्टफोलियो है उसमें अग्रेसिव फंड्स में ही रहूं? थोड़ा-सा मेरे को ये पंकज कुमार जी, आई वुड रियली रिक्वेस्ट यू कि आप अपना सवाल हमें पूरी तरह से डिटेल्स के साथ भेजें, बिकॉज आधी अधूरी डिटेल्स हम विश्वजीत जी को दे रहे हैं। मेरे बाकी के कॉलर्स भी फ़ोन लाइन पर लगे हुए हैं। अगर आप ये पूरा सवाल वापस से हमें भेजें अपने फंड्स की डिटेल्स के साथ और आपकी जितनी भी रिटायरमेंट की इन्वेस्टमेंट्स की डिटेल्स हैं, तो आपको एक फुल फ्लेजेड पोर्टफोलियो मिल जाएगा हमारे एक्सपर्ट के ज़रिए। फ़िलहाल धन्यवाद अपना सवाल हमें देने के लिए। जितना मुमकिन हो सका आपके सवालों के ज़रिए हमारे एक्सपर्ट ने आपकी हेल्प करने की कोशिश की है। कपिल चोपड़ा मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। कपिल जी नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग मैम, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ मैम। ओके, आज दिल्ली से बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, लगभग सभी दर्शक दिल्ली से ही कॉल कर रहे हैं। ओके, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, एक्सिस ब्लू चिप, एसबीआई बैलेंस एडवांटेज, मिरासिड हाइब्रिड, मिरासिड लार्ज एंड मिड कैप, इज दैट राइट कपिल? यस मैम। ओके, और 10,000 SIP इन 5 म्यूचुअल फंड्स आप कर रहे हैं, और कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं है आपका? स्पेसिफिक टारगेट नहीं है मैम। आई एम 45 ईयर्स ओल्ड और मेरा लॉन्ग टर्म है फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर। आई वांट टू डू SIP एंड लंप सम व्हेनेवर रिक्वायर्ड। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं है, बस आई वांट टू। कपिल 15 साल पकड़ के चलूं कम से कम? मुझे एक टाइम फ्रेम चाहिए होगी। आई मीन वेल्थ क्रिएशन आप मैं पकड़ के चलती हूँ, ठीक है? यस मैम। एक्चुअली आई वाज प्लानिंग टू यस नहीं, जस्ट वेल्थ क्रिएशन पर्पस है। तो मेरे पास मैम एक्सिस ब्लू चिप फंड है एंड मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड है, जो पहले मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड के नाम से था मैम। उसके बाद एक पराग पारेख फ्लेक्सी कैप है एंड देन SBI बैलेंस एडवांटेज फंड एंड जी, फंड्स की डिटेल्स रीड आउट तो कर दी मैंने। फंड्स की डिटेल्स मैंने रीड आउट कर दी, 5 हैं, ठीक है? तो SIP बढ़ाने की आपकी मंशा है? नहीं मैम, SIP नहीं बढ़ानी, बस मेरे को ये जानना है कि मेरे को मीडियम टू लो रिस्क टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए थी, इसलिए मैंने स्मॉल कैप का कोई फंड लिया नहीं इसमें। तो बस ये पूछ रहा हूँ कि ये फंड्स ठीक है मैम फॉर लॉन्ग टर्म? ठीक है। पंकज जी, टाइम होराइजन तो लंबा है, लेकिन सारे इक्विटी फंड्स हैं, और इक्विटी क्या, मेरे ख्याल से हर एसेट क्लास कोई ना कोई रिस्क के साथ अटैच्ड होती ही है, ठीक है? अब इनका भले ही मॉडरेट रिस्क प्रोफाइल ही बता रहे हैं, लेकिन अगर ये इस तरह की अगर ये एफडी के रिस्क को इक्विटी के रिस्क से कंपेयर कर रहे हैं, और अगर एफडी का रिस्क उनको कम रिस्क लगता है, उसी तरह के रिस्क की एक्सपेक्टेशन उनकी यहाँ से है, तो शायद थोड़ा सा सेटिंग में गड़बड़ होगी, एक्सपेक्टेशन सेटिंग में कुछ गड़बड़ है। कैसे आप इनको आगे मार्गदर्शन देंगे? हालांकि टाइम होराइजन लंबी है तो रिस्क कम भी हो जाएगा उसकी वजह से। बिल्कुल सही कहा कविता जी आपने। कविता जी देखिए, कविता जी ने जो कहा अभी उसको समझिए आप कि 2 चीजें हैं। अगर ये आप कह रहे हैं कि लो टू मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है, उस हिसाब से आप क्या चाहेंगे कि पोर्टफोलियो में आपके ऐसे फंड्स हो जहां पर उतार चढ़ाव की संभावना कम हो। यानी कि जैसे आपने ऑलरेडी यहाँ पर लार्ज कैप फंड लिया हुआ है, एक्सिस ब्लू चिप फंड, जो एक्सिस लार्ज कैप फंड, उसका नाम बदल गया है, एक्सिस लार्ज कैप फंड। फिर आपके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, उसका पोर्टफोलियो भी लार्ज कैप बायस्ड है। 2 आपके पास हाइब्रिड फंड है, और स्मॉल कैप सामने से आप बोल रहे हैं कि अब लेंगे नहीं। एक ही फंड है आपके पास, मेरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, जिसके जरिए आपको मिड कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। तो पोर्टफोलियो आपका मतलब काफी मॉडरेट है, नो डाउट। लेकिन यदि आप कह रहे हैं कि 10 साल का नजरिया है, तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव तो ये भी होगा ना कि लॉन्ग टर्म में पैसा बने। तो आपको दोनों चीजों पे ध्यान देना है। स्कीम बहुत अच्छी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको इसमें और बदलाव करके थोड़ा अग्रेसिव बना सकते हैं। बहुत अग्रेसिव नहीं, लेकिन थोड़ा स्मॉल कैप ना लें, लेकिन आप मल्टी कैप फंड के जरिए एक्सपोजर ले लें सभी तरह के मार्केट कैप का। हाइब्रिड फंड्स को रखने की बजाय इतने लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप लार्ज एंड मिड कैप में बढ़ाएं एक्सपोजर तो बेहतर रहेगा, फ्लेक्सी कैप में बढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। तो ये आपको सोचना चाहिए कि फंड्स अच्छे हैं, पर 10 साल के हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें आपको इक्विटी का एलोकेशन बढ़ाना चाहिए। ये मेरी राय है। दूसरी बात यह है कि 10 साल में यदि बात करें कि 10,000 के SIP से अगर हम 12% की कंपाउंडेड ग्रोथ मानकर चले तो करीब 22 लाख रुपए इकट्ठा हो पाएगा। क्योंकि आपने कहा कि SIP भी आप नहीं बढ़ा पाएंगे अभी, तो मेरी राय यह है कि इनकम बढ़ने के साथ SIP बढ़ाएं। और दूसरा जो आप भी कह रहे थे, जब भी पैसा होगा
तो लमसम भी करें, टॉप अप भी करें, क्योंकि कुछ पैसा बन पाए लॉन्ग टर्म में। और ये 12% का सीएजीआर मैंने कह दिया, और ये तब मुमकिन है आपका पोर्टफोलियो इक्विटी पोर्टफोलियो हो, यहाँ पर आपका एलोकेशन डेट में काफ़ी है, तो थोड़ा-सा आपको पोर्टफोलियो में इक्विटी की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत है। फंड सभी अच्छे हैं। अदरवाइज़ तो यदि आप बढ़ाना चाहें तो मेरे ऐसे लार्ज कैप फंड में, लार्ज मिड कैप में बढ़ा सकते हैं एलोकेशन, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में बढ़ा सकते हैं। और एक्सिस का जो लार्ज कैप फंड है, उसकी जगह एक्सिस मल्टी कैप फंड को आप रख सकते हैं पोर्टफोलियो में, तो थोड़ा पोर्टफोलियो और आपका अच्छा बनेगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। चलिए कपिल, आप फोन लाइन पर मेरे साथ हैं, कुछ और आपको सलाह लेनी है Thank you, ma'am. पंकज जी से। No, thank you, ma'am. ऑल द बेस्ट। चलिए विनोद जैन भी मेरे साथ अब फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, इनका सवाल विश्वजीत जी के पास है। नमस्कार विनोद जी, कैसे हैं? Yeah, ma'am, I am well. Thanks. ओके, Hello. पोर्टफोलियो वैल्यू आपने हमें दे दी है, डिटेल्स भी दे दी है अपने पोर्टफोलियो जी की। हाँ जी। हाँ, बेसिकली मैंने आपने के साथ एक मेरा क्वेश्चन साथ में था, जो पोर्टफोलियो आपके पास तो एज टाइम है। मैं ये बोल रहा था, 2 एसआईपी मैंने जो अपनी रिसेंटली चल रही है, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एंड एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड, ये मैंने 2 एसआईपी अपने दोनों बच्चों के नाम से स्टार्ट करी हुई, लास्ट 1 ईयर से स्टार्ट है। बाकी सारा पोर्टफोलियो मेरे साथ चल बाकी। जी, ओके, तो परफेक्ट, जी उसका आपको जवाब मिल जाएगा। बहुत टाइम नहीं लूंगी मैं। विश्वजीत जी, क्या सलाह होगी? जी बिल्कुल विनोद जी, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट क्वेश्चन पूछा उसमें कि 15 और 20 वर्ष में क्या फर्क पड़ेगा। तो यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में जो मैजिक होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, वो आपको देखने को नजर आएगा। अगर मैं 20,000 की एसआईपी आपको लेके चलूं, 12% का सीएजीआर लेके चलूं, तो 15 वर्ष में 1 करोड़ रुपया बन जाता है। वहीं अगर हम 20 वर्ष का टाइम होराइजन लेके चलते हैं, तो यही 20,000 की एसआईपी में आप 2 करोड़ रुपया कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आइंस्टाइन ने बोला है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो मैजिक है म्यूचुअल फंड का, वो यहाँ नजर आता है कि जितना लंबा समय होता है उतना ही आपका कॉर्पस बढ़ जाता है। वही अगर 10 लाख जो आपने बताया है कि आपका कॉर्पस है, वही 12% का सीएजीआर लेके चले 15 वर्ष में 54 लाख रुपए होता है। और वहीं अगर हम 20 वर्ष का टाइम होराइजन लेके चले तो 96 लाख हो जाता है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाते हैं। तो ये 15 और 20 वर्ष का जो आपने सवाल पूछा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप कोशिश करें जितना लंबा समय तक एसआईपी कंटिन्यू करें, उतना ज्यादा कॉर्पस बनेगा। अगर मैं पोर्टफोलियो देखता हूं तो थोड़े से एक एएमसी के, पर्टिकुलर एएमसी के आपके फंड्स थोड़े ज्यादा हैं। 4 फंड्स हैं आपके पास एचडीएफसी एएमसी के। सारे ही फंड अच्छे हैं, फंड में कोई कमी नहीं है। बट अगर मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो में देखूं तो ओवरलैप नजर आता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में और एचडीएफसी फोकस्ड फंड में। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से आप स्विच करके पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में आ जाए। दोनों ही फ्लेक्सी कैप फंड करीब करीब 1 लाख करोड़ के एयूएम वाले फंड है, बहुत बड़े फंड हैं और एवरग्रीन फंड्स हैं, तो उसमें ज्यादा बदलाव में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा सा आपने बताया कि एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, अगर इसको भी आप चेंज कर सकते हैं बंधन स्मॉल कैप में या फिर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि एएमसी वाइज भी थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा। ज्यादातर फंड्स एक एएमसी के नहीं होंगे, तो ये थोड़ा सा बदलाव आपको करना है। बाकी फंड्स जो आपने ले रखे हैं वो बहुत अच्छे हैं, उसमें बने रहे। जो एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड है जो आपने लिंक किया हुआ है गोल से, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपनी एसआईपी को गोल से लिंक करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहता है। उसमें ऐसा देखा गया कि लोग ज्यादातर फिर सेल नहीं करते हैं, जल्दी खरीद बेच नहीं करते हैं। तो ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, अपने गोल्स को एसआईपी से लिंक करें और ये थोड़े से जो बदलाव है इसको जन साहब जरूर करें। ऑलराइट विनोद, क्या आपको सलाह समझ में आई? जी हाँ, डेफिनेटली। बस मैं ये बोल रहा था, जो मैंने 2 घंटे स्पेसिफाइड करे हुए थे कि बेटा मैंने ऑलरेडी वो चल रहे हैं, जिसमें एक वन उसमें है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, ये मेरे बेटे के नाम पे, और दूसरे बेटे के नाम पे मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड। इसको मैं जब तक वो कंटिन्यू रहेगा, उसको वो स्टॉप करने का कोई उसमें ऑप्शन ही नहीं है। ये बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं है, मतलब? विश्वजीत जी? जी बिल्कुल विनोद जी, थोड़ा सा ये गोल से लिंक्ड फंड्स होते हैं, सोल्यूशन लिंक्ड फंड्स कहते हैं इनको। तो यहाँ पे एक लॉक इन पीरियड होता है, बट एक लिमिटेड पीरियड तक रहता है, उसके बाद आप यहाँ से निकल सकते हैं। करीब करीब जो या तो गोल से लिंक होता है कि 18 वर्ष तक है, जैसे भी आपने फंड लिया होगा, तो मेरे ख्याल में उसमें बने रहे। उसमें फंड मैनेजर के पास एक फायदा होता है कि उसको प्रेशर नहीं होता कि कोई रिडम्पशन का प्रेशर है, तो वो खुल के कॉल्स ले सकता है। तो मेरे ख्याल में आप निवेशित रहें तो वो बेटर है।
ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। और सुनील तिवारी जी फ़ोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, सुनील त्याग बोल रहा था उज्जैन से। उज्जैन से बोल रहे हैं, ओके। आपके पास सर क्वांट मिड कैप इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिव फंड है और ELSS भी है। हम्म, बाकी मैडम आपको जानना है कि हाँ हाँ मैडम, इसको क्या मतलब जैसे फंड परफॉर्मेंस उसका पूरा हो गया है, तो इसको होल्ड करना है कि नहीं, मतलब SIP में, या कोई दूसरा ऑप्शन देखें? सर ये बताइएगा, सभी क्वांट के पीछे कोई खास वजह, आपने इन्हीं को चुना? नहीं, जब ये अच्छे चल रहे थे तब चुना था। बिल्कुल। सलाह दी किसी ने आपको? नहीं, सलाह तो नहीं दी थी, परफॉर्मेंस देखते हुए लिया था। और कोई फंड्स हैं पोर्टफोलियो में कि केवल इन्हीं में निवेश है? इन्हीं में निवेश है। पहली बार म्यूचुअल फंड्स के जरिए निवेश किया है? हाँ, नहीं तो 2019 से चल रहे हैं, SIP चल रहे हैं, SIP भी और डायरेक्ट परचेज भी। वो तो 2019 से जो है आपने पहली बार शुरुआत की इन्हीं फंड्स के जरिए, है ना? ओके, चलिए ठीक है। पंकज जी, ये तो होना था, एक बार बेस्ट परफॉर्मर रह चुके फंड्स अब आपको जो है रिटर्न नहीं दे रहे हैं, और ये तो हर फंड के साथ भी होता है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको डाइवर्सिफाइड रखना चाहिए अपने आप को। अब इन्होंने एक ही फंड हाउस भी चुना और थोड़ा सा लीग से हटकर इस फंड हाउस की फ़िलॉसफी भी है जो इनके फ़ंड की परफॉर्मेंसेस भी हमें देखने को मिलती है। बहुत ज़्यादा रिस्क ले बैठे हैं तिवारी साहब, हैं? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कहा आपने, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनील जी, एक बात समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपने जब निवेश किया 19 में, तो डेफिनेटली आपने अच्छा पैसा बनाया भी होगा इन स्कीम्स में, और शायद इसीलिए आप बने रहे। अच्छी तेजी थी। क्या होता है, हर फंड हाउस का, हर फंड मैनेजर का अपना एक स्टाइल होता है इन्वेस्टमेंट का। अगर हम बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड की, तो इनका थोड़ा-सा डायनामिक स्टाइल ऑफ फंड मैनेजमेंट है, यानी कि बार-बार चेंजेस करते हैं पोर्टफोलियोज में, बहुत ज़्यादा चर्निंग आप ज़्यादा देखेंगे। दूसरी बात मोमेंटम स्ट्रेटजी है। मोमेंटम का मतलब क्या होता है, जब किसी स्टॉक में, किसी फंड में जब तेजी का माहौल होता है, तो अक्सर उसमें और लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और ज़्यादा तेजी देखी जाती है। तो होता यह है कि तेजी के टाइम पर आपने देखा कि क्वांट के सभी फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने लास्ट 1 साल में देखा, काफ़ी बड़ी गिरावट देखी गई, और अभी भी यदि मोस्ट ऑफ क्वांट के फंड की बात की जाए, तो पिछले 1 साल में रिटर्न नेगेटिव है। जबकि यदि आप देखेंगे पिछले 1 महीने में, तो बहुत सारे फंड्स ने बहुत अच्छा 10% के आसपास रिटर्न भी दिया है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट में तेजी आई, तो जितनी मार्केट ने तेजी दिखाई उससे ज़्यादा वो फंड तेजी दिखा रहे हैं। गिरावट में गिरावट भी बहुत ज़्यादा देखी गई। तो इसलिए निवेशक को कभी भी एक फंड मैनेजर या एक फंड हाउस के साथ ही निवेश नहीं करना चाहिए, बल्कि एएमसी वाइज भी डाइवर्सिफिकेशन रखना चाहिए। तो इसमें होता क्या, तेजी में भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, गिरावट में थोड़ा नुकसान कम होगा। अब एक सलाह है आपके लिए। देखिए, जैसे मैंने कहा कि मार्केट में सुधार आया, तो क्वांट के फंड्स में भी सुधार देखा जा रहा है। तो ऐसा नहीं कहूंगा कि सारे फंड से निकल जाइए, पर फिर भी क्योंकि आप लंबे समय से निवेश कर रहे हैं, लंबे समय तक करेंगे, तो कुछ बदलाव जरूर कहूंगा। क्वांट मिड कैप फंड में आप बने रह सकते हैं। क्वांट इंफ्रा फंड, क्योंकि थीमेटिक फंड है वैसे भी, तो उस फंड से आपने एसआईपी बंद कर दीजिए, पैसा भी निकाल लीजिए। और साथ ही जो आपके पास में एक और क्वांट का फंड है, और ईएलएसएस फंड, उससे भी आप निकल जाएं। वैसे भी आप टैक्स सेविंग के हिसाब से लिया होगा, तो अब तो क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में ही आईटीआर फाइल करना बेहतर रहेगा। मेरे हिसाब से आपके लिए आप वो कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं सलाह दूंगा आपको शॉर्ट में कि क्वांट मिड कैप में बने रहिए, क्वांट इंफ्रा फंड से निकलकर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड में आ जाइए, और क्वांट का जो दूसरा फंड आपके पास ईएलएसएस है, वहां से भी निकलकर आप महिंद्रा मेनुलाइफ मल्टी कैप फंड, इसमें आप आ जाइए, तो बेहतर रहेगा। एक मल्टी कैप फंड रहेगा, एक लार्ज मिड कैप फंड, और एक मिड कैप फंड तो ऑलरेडी क्वांट का आपके पास है। ये बदलाव मैं आपको सुझाव दे रहा हूं। परफेक्ट, ऑल द बेस्ट सुनील जी। एक और सवाल लेंगे हम यूट्यूब के ज़रिए। विश्वजीत जी, आपके लिए है ये, पिंटू कुमार जी का। इन्वेस्को स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी बैफ, और
इन्होंने 10 साल तक इन्वेस्टमेंट करनी है। एक्सपेक्टेड कॉर्पस 2 CR का है। जी बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है कविता जी? जी आ रही है विश्वजीत जी। तो जो पिंटू जी का पोर्टफोलियो है कविता जी, उसमें करीब करीब 50% स्मॉल कैप फंड्स हैं। तो ऐसा सोचा होगा कि बहुत तेजी से स्मॉल कैप फंड में निवेश करेंगे तो ज्यादा अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, बट ओवरऑल पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं एक रिस्क एड ऑन हो गया है और ज्यादा लंबा होराइजन भी नहीं है। 2 करोड़ का कॉर्पस अचीव करना चाहते हैं तो 24,000 रुपए की अगर SIP कर रहे हैं और 12% का CAGR लेके चले तो करीब 55-56 लाख रुपए ही बनते हैं, तो भी 1,45 करोड़ का गैप है। तो मेरे हिसाब से करीब करीब 85-86 हजार की SIP करेंगे तब जाके कहीं ये अपने गोल तक अचीव करेंगे, क्योंकि टाइम होराइजन थोड़ा सा कम है। 10 वर्ष में इतना एम्बिशियस गोल अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं अगर हम पोर्टफोलियो में बदलाव को देखें तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा स्मॉल कैप का एलोकेशन कम किया जा सकता है। और मजे की बात यह है कि स्मॉल कैप में 50% है, लेकिन फिर सीधा ही एक हाइब्रिड फंड ले रखा है HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड, जो थोड़ा सा कंजर्वेटिव है। तो मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट जो ऑब्जेक्टिव है, जो कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं वो क्लियर नहीं है। थोड़ा एग्रेशन होने की कोशिश करी है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्क कम कर सकते हैं। जो एक स्मॉल कैप फंड है वहां से निकलकर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड ले लें, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो में कहीं भी लार्ज कैप नहीं है। और अगर ये 10 वर्ष के लिए निवेशित रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से HDFC बैफ की भी आवश्यकता नहीं है। वहां से निकल के ये HDFC के ही फोकस 30 फंड में शिफ्ट कर ले तो एक अच्छा जो एग्रेशन है वो भी देखने को मिलेगा। और मेरे ख्याल से इस कंजर्वेटिव फंड की शायद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा बदलाव कर ले 2 फंड्स में, और बाकी जो है जितनी SIP बढ़ा सकते हैं या जो लमसम है उसको निवेश कर सकते हैं, तभी अपने गोल तक अचीव करेंगे। और अगर कोशिश करें थोड़ा टाइम होराइजन इंक्रीज कर लें और स्टेप अप करते रहें तो मेरे हिसाब से अपने गोल के काफी नजदीक तक पहुंच पाएंगे पिंटू जी। चलिए ये सलाह पिंटू जी को, और इसी के साथ सवाल जवाब का सिलसिला हम यहीं थामते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी आपका, विश्वजीत जी आपका समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और हम आगे बढ़ते